हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग वन शॉट पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का। इस चैप्टर से काफी केस स्टडीज आते हैं और बड़ा चैप्टर है, लेकिन 1 घंटे के अंदर मैं तुम्हें ये चैप्टर पूरा का पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की लाइनिंग एंड सिंपल लैंग्वेज के नोट्स, आपके कहां कहां से केस स्टडीज किन कीवर्ड से बनेंगे, सब कुछ बता दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। प्लानिंग के अंदर आपने प्लान किया, ऑर्गेनाइजिंग में उसको एक्शन में लेके आना है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? इन जनरल वर्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। हर एक चीज को अरेंज करना, मैन हो या मटेरियल हो। आपने प्लानिंग में प्लान तो सेट कर लिया, लेकिन अब कौन इंसान कौन कौन सा काम करेगा, हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितने हमें डिपार्टमेंट बनाने हैं, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा, सामान कहाँ कहाँ से आएगा, ये सारी चीजों को अरेंज करना ही ऑर्गेनाइजिंग है, सो दैट कि आप रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर सको। स्कूल प्लान टू कंडक्ट स्पोर्ट डे, जैसे स्कूल में प्लान होता है स्पोर्ट्स डे कंडक्ट करना है, एनुअल फंक्शन कंडक्ट करना है, तो ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर असाइंड डिफरेंट ड्यूटी, वेरियस रिसोर्सेज आर अरेंज एंड अ कोऑर्डिनेटर इज अपॉइंटेड whom वन रिपोर्ट फॉर वर्क डन एंड पेंडिंग। दिस होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। आप भी अपने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो, कोई फंक्शन होता है, आपके पेरेंट्स उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे करते हैं? पहले प्लान आता है कि हमें फंक्शन करना है, बर्थडे पार्टी करनी है, फिर उसके लिए मैन मटेरियल को, रिसोर्सेज को अरेंज करना, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब एनसीईआरटी से कैसे पहचानोगे कि ये ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की केस स्टडी है? कई बार बोलते हैं ना, विच ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव केस, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, वो कैसे पता चलेगा? फॉर प्लानिंग to be fruitful, a number of consideration like resources that will be needed, optimum utilization of the same, ट्रांसलेशन ऑफ वर्क इनटू अटेनेबल टास्क। ये लाइन क्लास पेपर में पूछा गया था पहले भी। ट्रांसलेशन ऑफ वर्क इनटू अटेनेबल टास्क, यानी कि काम को ट्रांसलेट करना है एक्शन में, इसी को क्या बोलते हैं क्लास? ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। एम्पावरिंग द वर्कफोर्स टू अकम्प्लिश दीज टास्क एक्सेट्रा, तो वर्कर को एम्पावर करो ताकि क्लास वो टास्क को पूरा कर सके। इट इज अ मीन्स फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान इनटू एक्शन। सीबीएसई के सैंपल पेपर का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इट इज अ मीन्स फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान इनटू एक्शन, विच ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो, ये एनसीईआरटी सीधी लाइन उठ के आती है, इनमें कोई चेंज भी नहीं होता। ट्रांसलेटिंग प्लान इनटू एक्शन। ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली इंप्लाइज अ प्रोसेस, आपको डैश दे देगा यहाँ पे, डैश एसेंशियली इंप्लाइज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट द ह्यूमन एफर्ट्स, असेंबल रिसोर्सेज, इंटीग्रेट बोथ इनटू यूनिफाइड होल टू यूटिलाइज फॉर अचीविंग स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। यानी कि आप रिसोर्सेज को असेंबल करो, और दूसरी बात है इन विच ह्यूमन एफर्ट, पहला तो हो गया ह्यूमन एफर्ट, और दूसरा क्या हो गया? असेंबल रिसोर्सेज। दोनों को क्लास कंबाइन करो, कुछ यूनिफाइड, दोनों को एक दिशा में लेके चलो ताकि अपने गोल्स को हम अचीव कर पाए, जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन का गोल बनाया है। तो इन लाइन से आपको समझ आ जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहा है, और सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन आप ये करोगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। 4 ही पॉइंट है। आइडिया, IDAE, ये नहीं है ए, लास्ट में ये क्लास उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, IDAE। तो ये 4 पॉइंट है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, अब कैसे पता चलेगा आपको विच ऑफ द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर? तो आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क और एक्टिविटीज, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, क्रिएटिंग डिपार्टमेंट, असाइनिंग ड्यूटीज, ध्यान रखना, गिविंग और असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, क्रिएटिंग फ्रेमवर्क विद इन ऑपरेशनल एंड मैनेजरल एक्टिविटीज आर परफॉर्म, क्रिएटिंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, क्रिएटिंग मैनेजरल hierarchy, determining the style of working of an organization. Which function of management determine the style of working of an organization? तो समझ जाना क्लास कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? ऑर्गेनाइजिंग। क्रिएटिंग रिलेशन, देखो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा चैप्टर है ना, या ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जहां पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएटिंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, यहाँ पे हायरार्की भी क्रिएट होती है, यानी कि कौन टॉप पे होगा, कौन बॉटम पे होगा। तो ये समझ जाना क्लास, ये ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहा है, उसके प्रोसेस की बात कर रहा है, राइट।
अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर 4 पॉइंट है। तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दिस फंक्शंस बिगिन विथ डिवीजन ऑफ टोटल वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट। देखो, टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांट देना है और एक इंसान को एक ही काम देना है, इसको बोलते हैं जॉब। और वो काम जो देना है उसकी स्किल्स को मैच करते हुए देना है, उसकी स्किल्स, उसकी एबिलिटी, उसकी पोटेंशियल को मैच करते हुए देना है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांटो और एक इंसान को एक ही काम दो। जब वो काम बार बार करता रहेगा तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा उस काम के अंदर। इट क्रिएट्स स्पेशलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि डिपार्टमेंट बना देना। दो तरीके से डिपार्टमेंट बना सकते हैं हम लोग, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन और डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। अगर हम एक जैसा काम करने वाले सारे लोगों को एक तरफ रख देते हैं उसको बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। अंडर दिस मेथड जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन, प्रोडक्शन करने वाले जितने भी लोग हैं वो सबके सब डाल दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सेल्स करने वाले जितने भी लोग हैं वो सबको डाल दो सेल्स डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग करने वाले जितने भी लोग हैं उनको डाल दो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो डिपार्टमेंटेशन मतलब एक जैसा काम, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन मतलब फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बना देना। यहाँ पे क्लास ये जो यहाँ पे आता है ना क्लास, वो ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन आता है। आप जो काम कर रहे हो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, आपकी एक जैसा काम कर रहे हो आप, और आपकी ग्रुप में भी सारे लोग एक जैसा काम कर रहे हैं। ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट, एग्जांपल ऑल द जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दूसरा है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। अंडर दिस मेथड जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट। जैसे क्लास कंपनी अलग अलग चीज कर रही है, कॉस्मेटिक बना रही है, मेडिसिन बना रही है, या फिर कपड़े बना रही है, कोई भी आइटम कंपनी बना रही है, तो एक प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट। जैसे क्लास एप्पल है या सैमसंग है, वो एसी भी बनाता है सैमसंग, वॉशिंग मशीन भी बनाता है, टीवी बनाता है, तो टीवी वाला टीवी डिपार्टमेंट, वॉशिंग मशीन वाला वॉशिंग मशीन डिपार्टमेंट। ठीक है। एसी वाला एसी डिपार्टमेंट, गीजर वाला गीजर डिपार्टमेंट। तो कहने का मतलब क्या, वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट, हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, उसको बोलते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। तो कंपनी दो तरीके से कर सकती है, फंक्शन के अकॉर्डिंग, लाइक ये अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, या प्रोडक्ट के, कॉस्मेटिक हो गया, गारमेंट हो गया, फुटवेयर हो गया, स्किन केयर हो गया, तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट। तो ये होता है डिविजनल, यहां से यहां तक डिविजनल है, और ये जो आपने ऊपर देखा उसको बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। अच्छा, तीसरा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब आप लोगों को काम दोगे कि भाई ये है तुम्हारा काम, उनको एक लेटर दोगे, इसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर सब कुछ लिखा रहता है कि तुम्हारी कंपनी के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हारा क्लास काम क्या क्या रहेगा, सब उसका क्लास लिखा रहता है। ड्यूटी जितनी भी है उसको लिखा रहता है, उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और लास्ट है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ई फॉर स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यहाँ पे डिसाइड होता है हु इज गोइंग टू रिपोर्ट टू होम। थर्ड स्टेप में आपने उनको क्या दिया, ड्यूटी, यानी कि काम दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कुछ पावर भी आपको देना पड़ेगा, तो पावर का भी डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे होगा। और जिस इंसान के पास ज्यादा पावर चला गया वो बन जाएगा सुपीरियर, जिसके पास कम पावर है वो बन जाएगा सबऑर्डिनेट। और हु इज गोइंग टू रिपोर्ट टू होम, सबऑर्डिनेट इज गोइंग टू रिपोर्ट टू सुपीरियर। जो सबऑर्डिनेट है ना नीचे, वो सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा ना, अपने बॉस को रिपोर्ट करेगा, हाँ सर काम हो गया। स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इसी को कहते हैं। और यहीं पे एक मैनेजरियल हिरार्की क्रिएट होती है। ये एनसीईआरटी क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इट क्रिएट अ हिरारिकल स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। तो ये एक हायरार्की क्रिएट हो जाती है कि यार टॉप पे पुलिस उसमें होता है ना क्लास, जैसे मान लो सबसे पहले कांस्टेबल है, फिर हेड कांस्टेबल है, फिर सब इंस्पेक्टर है, इस तरीके से क्लास, फिर इंस्पेक्टर है, ये चलता चला जाता है क्लास। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे एक हायरार्की क्रिएट हो जाती है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हु इज गोइंग टू रिपोर्ट टू होम। तो ये हो गया ई। ओके तो यहाँ पे आइडिया IDEA, तो यहाँ पे क्लास ए ही आ जाएगा। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, दो डिपार्टमेंट है, फंक्शनल डिविजनल, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज इन स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी नोटबुक में कहीं भी इन चारों का फुल फॉर्म लिख के देखो, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और हो सके तो अगर प्लानिंग के भी 7 पॉइंट का रिवीजन कर लेना। देखो आप ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हो अभी, तो आप प्लानिंग का भी साथ में एक बार प्रोसेस रिकॉल कर लो, लिख लो या कमेंट्स में डाल दो, सो दैट कि वो आपको याद रहे। अब आप एक रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने। तो जब मैं आगे स्टाफिंग का प्रोसेस कराऊंगा तब मैं तुम्हें प्लानिंग का प्रोसेस बोलूंगा रिकॉल करो, ऑर्गेनाइजिंग का भी रिकॉल करो, और स्टाफिंग का तो तब कर ही रहे होगे। फिर मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस कराऊंगा फिर पूरा। तो इससे क्या होगा, लास्ट में जब आप कंट्रोलिंग का प्रोसेस पढ़ोगे ना, तब तक पुराने सारे प्रोसेस आपके दिमाग में याद रहेंगे, इसकी मेरी गारंटी। तो मेरे कहने पे अगर मानते हो कुछ तो एक बार फटाफट प्लानिंग का प्रोसेस भी लिखो और ऑर्गेनाइजिंग का भी लिखो, ठीक है।
अब इंपोर्टेंस, बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या क्या है ऑर्गेनाइजिंग के, तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स एक एक करके सारा पढ़ते हैं। सबसे पहला है बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजिंग में क्योंकि आप टोटल वर्क एक इंसान को नहीं दे रहे, टोटल वर्क का एक हिस्सा एक इंसान को दे रहे हो, मैचिंग टू हिज स्किल्स, उसकी एबिलिटी, उसकी एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से, तो इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आता है। दूसरा है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इंडिविजुअल आर असाइन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी सो दैट द रोल ऑफ एवरी मैनेजर इज क्लियर। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ना क्लास, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है और ये कीवर्ड्स पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं। दिस रिमूव्स एम्बिग्विटी इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्लास कोई भी कंफ्यूज, एम्बिग्विटी मतलब किसी प्रकार का कोई अस्पष्टता, यानी कि कुछ क्लियर नहीं है, कुछ कंफ्यूजन है, वो सब चीज हट जाता है। दिस रिमूव्स एम्बिग्विटी इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, इट हेल्प्स क्रिएटिंग हिरारिकल ऑर्डर। तो ध्यान रखना क्लास, ये कौन सा इंपॉर्टेंस है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। तीसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देयर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। Every individual is specialized about their work, hence resources are utilized carefully without any wastage. अब यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कहता है, the proper assignment of job avoid overlapping of work। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में ओवरलैपिंग नहीं होती, डुप्लीकेशन, वही डुप्लीकेशन को ही बोलते हैं ओवरलैपिंग। and also makes possible the best use of resources. Avoidance of duplication of work helps preventing confusion and minimizing the wastage of resources and efforts. ये इसके importance है, benefits है। तो आपको ये line आएगी तो पहचाना which of the importance, 4 ऑप्शन होंगे। सबसे अच्छी बात है कि 4 ऑप्शंस होंगे तुम्हारे पास, तो तुम पहचान लोगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहा है। सीयूईटी रियली में, सीयूईटी में क्लास 2024 में जो सीयूईटी हुआ उसमें हमारे 200 से ज्यादा बच्चे जो है बिजनेस स्टडीज के अंदर 200 में से 200 लेके आए। वो यही रीजन था कि मैंने सारी की सारी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस उठा के बता दिया, और 50 में से 40 क्वेश्चन करने थे, बच्चों ने पूरे 40 में से 40 क्वेश्चन कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। कि अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से समझ लो, बट एनसीईआरटी बहुत टफ है याद करना, आपको बोलूंगा पढ़ो तो आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, इसे लोग रिफ्रेशर यूज करते हैं। लेकिन मैंने रिफ्रेशर की क्लास सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, फिर ये बता दें कि एनसीईआरटी की लाइन है, और आप पहचान जाओगे रिसोर्सेज की बात हो रही है, वेस्टेज की बात हो रही है कि वेस्टेज नहीं करना है। कोऑर्डिनेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, देखो देखो जितने भी डिपार्टमेंट है सब अलग अलग है, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, बट सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये क्लास कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है और बिजनेस को एक्सपेंड करने में मदद करता है। अगर आप डिवीजन में देखो, आपके पास 3 प्रोडक्ट है, मतलब सैमसंग के 3 प्रोडक्ट है ए बी सी, कल को वो चौथा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहे तो इजीली चौथा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, ब्रांड वैल्यू उसके पास है, और एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में कोई छेड़खानी नहीं होगी, एक नया डिपार्टमेंट बन जाएगा नए प्रोडक्ट का, और कंपनी अर्न करेगी। विदाउट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, कंपनी कैन easily meet the challenges and expand their business। तो क्लास इनका जो बिजनेस है वो ऑब्वियसली एक्सपेंड करेगा, ग्रोथ करेगा बिजनेस। ये पॉइंट कई जगह आता है, एक्सपेंशन, ग्रोथ, जिसका भी फंक्शन का इंपॉर्टेंस देखो ना, उसमें आप ये पॉइंट डाल सकते हो। अगर आपको बोलता है आप इंपॉर्टेंस देखो और आप कोई पॉइंट भूल गए, तो 2-3 पॉइंट है जो कॉमन है। एक तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हर जगह कॉमन है, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये भी आप यहाँ डाल सकते हो, और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज, ये पॉइंट्स आप डाल सकते हो किसी के भी इंपॉर्टेंस में। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करोगे तो अपने आप ही एक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। व्हेन द मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विच डिफाइन द जॉब पोजीशन, जहां पे पता चलता है किसकी क्या जॉब पोजीशन है, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज। दो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, क्वेश्चन बोलेगा कौन सा फ्रेमवर्क है, ये पूछता है कि कीवर्ड में, केस स्टडी में बोलेगा वो कौन सा फ्रेमवर्क है विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव टास्क आर परफॉर्म। तो वो कौन सा क्लास फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क, देखो फ्रेमवर्क which managerial and operating tasks are performed, बिल्कुल सेम वही पॉइंट लिखा है। It specifies the relationship between people, work और resources। तो वो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो पीपल, वर्क और रिसोर्सेस को स्पेसिफाई करता है, यानी कि मैन और मटेरियल को अरेंज करता है, तो वो कौन सा फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ठीक है, नाउ अच्छा एक और नया एक टॉपिक है क्लास जो बिल्कुल अलग है बाकी सब टॉपिक से, वो है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब
एक सुपीरियर अपने अंडर कितने सबॉर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, कि ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। तो एक सुपीरियर जो है वो कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स को क्लास इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, उसके अंडर रख सकता है, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नैरो भी होता है और वाइड भी होता है। अ नैरो स्पैन कंट्रोल मैनेजमेंट स्टाइल वेयर सुपरवाइजर में ओनली अ स्मॉलर नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अगर कुछ ऐसे काम होते हैं जहां जो सुपीरियर है वो ज्यादा लोगों को मैनेज नहीं कर सकता, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज स्मॉलर, वो अपने अंडर कम एम्प्लॉयज को रखता है, उसको बोलते हैं नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। जब सुपीरियर अपने अंडर बहुत सारे लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ लोगों को रखता है, उनको मैनेज करता है, उसको बोलते हैं क्लास वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। वाइड को फ्लैट स्ट्रक्चर बोलते हैं, नैरो को टॉल स्ट्रक्चर बोलते हैं। नैरो है, इसके अंदर दो, इसके अंदर दो, ये क्लास नैरो है, नैरो को टॉल स्ट्रक्चर बोलेंगे। वाइड एक के अंदर देखो चार है, फिर इसके अंदर भी चार होंगे या पांच होंगे, इसको बोलते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर या वाइड। तो जो नैरो है वो टॉल है, जो पतला है वो देखते हो पतले पतले लंबे लंबे लगते हैं, लड़के लड़कियां जो भी आप देखते हो, तो वो इस तरीके से याद कर लो कुछ ना किसी से कनेक्ट करके। तो नैरो टॉल है और वाइड जो है वो फ्लैट स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहां से 100% मैं बोल रहा हूं एक क्वेश्चन आएगा। अब इतना सीरियसली अगर बोल रहा हूं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको अच्छे से याद करो। ध्यान सुनना कि, और सबसे ज्यादा चांस है यहां से आने के लिए क्या, आपके केस स्टडीज। तो अब केस स्टडीज तो पक्का नहीं छूटेगा, मैंने हर चीज करा दी इसके अंदर। अच्छा, फंक्शनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? जब जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन, एक जैसा फंक्शन करने वाले लोगों को हम एक तरफ डाल देते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। व्हेन जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब यहां पे तुम पता कैसे करोगे कि ये ऑर्गेनाइज कौन सा, क्वेश्चन ये पूछता है केस स्टडी में, ये कौन सा स्ट्रक्चर है और इसका मेरिट और डिमेरिट बताओ। तो स्ट्रक्चर अगर आप गलत पहचानोगे तो मेरिट डिमेरिट भी गलत हो जाएगा। तो कैसे पहचानोगे? फंक्शनल है, यहां वर्क एज पर फंक्शन, काम फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। प्रोडक्शन करने वाले सारे लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग करने वाले मार्केटिंग में, सेल्स वाले सेल्स में। स्पेशलाइजेशन होगा एवरी फंक्शन, इसको ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर में ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होता है। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ जॉब, यूनी प्रोडक्ट, अब यहां पे एक ही प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट होता है, वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, और उसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने वाले अलग लोग, प्रोडक्शन वाले अलग लोग, सेल्स वाले अलग लोग। इकोनॉमिकल, ये बहुत सस्ता है और इसमें क्लास बहुत डिफिकल्ट है कि आप किसी को अकाउंटेबल ठहरा सको। मान लो आप एक ही प्रोडक्ट बनाते हो और उसकी सेल नहीं हुई, तो अब कौन से डिपार्टमेंट की गलती बताओगे? आप बोलोगे सेल्स वाला, तेरी सेल्स की ड्यूटी थी, सेल्स नहीं हुई, तेरी गलती है। सेल वाला बोलेगा प्रोडक्शन ने, प्रोडक्शन अच्छे से नहीं किया। प्रोडक्शन वाले बोलेगा फाइनेंस ने, फाइनेंस अच्छे से अरेंज नहीं किया। तो सब किसी को ब्लेम करते जाएंगे। तो जहां पे एक दूसरे को ब्लेम करेंगे ना, समझ जाना वो कौन सा स्ट्रक्चर है, फंक्शन स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्लास डिफिकल्ट टू फाइंड एनीवन अकाउंटेबल। लिमिटेड टाइप ऑफ ट्रेनिंग, अब फंक्शनल के अंदर ना ट्रेनिंग लिमिटेड टाइप की मिलती है। प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन की ट्रेनिंग है, सेल्स वाले को सेल्स की ट्रेनिंग है, तो कल को आप किसी से और कोई काम नहीं करा सकते। डुप्लीकेशन जो है वो कम से कम होगा, और इट इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। डिफरेंट फंक्शन, ये भी क्लास सीयूईटी 2024 से पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट। इट इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शन गेट्स ड्यू अटेंशन, कि हर एक फंक्शन को एक प्रॉपर अटेंशन मिले। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं जिनको देख के पहचानोगे कि भैया ये फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। एनसीईआरटी क्या कहता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या कहता है? इट इज मोस्ट सुइटेबल व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है, हैज डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट, नहीं लिखा है, ढंग से पढ़ो, डाइवर्सिफाई एक्टिविटीज एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। तो हमने पहले भी लिख लिया है, मल्टीपल टाइम हमने पढ़ लिया इसको, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। और जहां कंपनी बड़ी हो और डाइवर्सिफाई एक्टिविटी हो, बस अगर एक्टिविटी को हटा के प्रोडक्ट कर देंगे ना, तो वो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, वो डिवीजन स्ट्रक्चर के अंदर चला जाएगा। यहाँ डाइवर्सिफाई एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो एक जैसी एक्टिविटी करने वाले लोग एक डिपार्टमेंट में। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल आपने पढ़ लिया, अब है डिविजनल। डिविजनल कैसे पहचानोगे? यहाँ पे अंडर दिस स्ट्रक्चर जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। एक प्रोडक्ट है, एक डिपार्टमेंट, उसको बोलते हैं डिविजनल। डिवीजन एज पर प्रोडक्ट, वहां पे क्या था? डिवीजन एज पर फंक्शन, देख रहे हो, डिवीजन ऑफ वर्क एज पर फंक्शन। यहाँ पे क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क एज पर प्रोडक्ट।
ग्रुपिंग द जॉब रिलेटेड टू कॉमन प्रोडक्ट, एक जैसा प्रोडक्ट का क्लास एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। स्पेशलाइजेशन इन ईच प्रोडक्ट नॉट ईच फंक्शन, मल्टी प्रोडक्ट, वहां पे यूनी प्रोडक्ट था। ऑर्गेनाइजिंग एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे कंपनी क्लास कितने भी प्रोडक्ट को इजीली ऐड कर सकती है, क्योंकि अब 4 डिपार्टमेंट है, 4 प्रोडक्ट का 5वां प्रोडक्ट लेके आए, 5वां डिपार्टमेंट बन गया। ऑर्गेनाइजेशंस प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। क्लास इसमें ना अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना बड़ा आसान है कि आप किसको अकाउंटेबल, 4 प्रोडक्ट 4 डिपार्टमेंट है, आपका प्रोडक्ट का सेल नहीं हो रहा तो भाई आप ही की गलती है, तो आसानी से क्लास आप किसी को अकाउंटेबल बना सकते हो। और ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि क्लास एक ही इंसान प्रोडक्शन भी कर रहा है, सेल्स भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है उसी प्रोडक्ट का, तो उससे कोई भी काम करा सकते हो, लेकिन हाँ प्रोडक्ट एक होना चाहिए। इजी टू ऐड मोर प्रोडक्ट, ये तो क्लास लिख दिया हमने कि मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट आप आसानी से ऐड कर सकते हो। हर प्रोडक्ट का नया डिपार्टमेंट है तो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो ये पूरा का पूरा निचोड़ है ये डिवीजन स्ट्रक्चर का। एनसीईआरटी में लाइन क्या लिखी है, सेम टू सेम पेपर में भी आ चुका है। ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल because within each division functions like production, marketing, finance, purchase etc are performed together to achieve a common goal। अब मैक्सिमम बच्चे ना इस लाइन को पढ़ के कहते हैं ये तो फंक्शनल है, बेटा ये डिविजनल है, फंक्शनल नहीं है। क्या कह रहा है, ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल। अब आप मान लो डिवीजन के अंदर 4 प्रोडक्ट बनाते हो, आप एप्पल आईफोन भी बना रहा है, लैपटॉप भी बना रहा है एप्पल, और मान लो क्लास और कोई ईयरफोन भी है, हेडफोन जो भी है वो बना रहा है। अब 3 अलग अलग प्रोडक्ट है, तो अब जो आईफोन बन रहा है यानी कि एप्पल का जो मोबाइल फोन बन रहा है उसका भी तो प्रोडक्शन हो रहा होगा, उसका भी तो सेल्स हो रहा होगा, उसकी भी तो मार्केटिंग हो रही होगी। आप समझ रहे हो ना। तो अल्टीमेटली डिवीजन के अंदर भी एक फंक्शंस है कई सारे, तो वो डिवीजन के अंदर भी फंक्शनल है। तो वही लिखा हुआ है ईच डिवीजन, यानी हर एक प्रोडक्ट जो है उसके अंदर भी कई सारे फंक्शन है। हर डिवीजन के अंदर प्रोडक्शन भी हो रहा है, मार्केटिंग भी हो रहा है, फाइनेंस भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन सबके सब क्लास एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिविजनल। कंफ्यूजन नहीं आएगा, मैं केस स्टडी भी कराऊंगा, डोंट वरी। Each division is self-contained as it develop expertise in all functions related to a product line। तो एक प्रोडक्ट के जो एक प्रोडक्ट है उसके अंदर भी कई सारे फंक्शंस होंगे और हर इंसान को सारे फंक्शंस आते होंगे, क्योंकि वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट है। तो डिविजनल जो है, ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर है ना, वो बड़ी कंपनी के लिए जो मल्टी प्रोडक्ट बनाती है, और जो एक प्रोडक्ट बनाती है क्लास उसके लिए क्या है, फंक्शनल। अच्छा, एडवांटेज क्या है, अब फंक्शनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्लास स्पेशलाइजेशन, काम करते करते अपने काम में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक ही काम करते करते, क्योंकि ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन इसके अंदर है। सुपरविजन करना आसान है, सारे लोग एक जैसा काम कर रहे हैं ना, तो सुपरवाइजर के लिए उनको देखना गाइड करना आसान होता है। सब लोग फंक्शंस भले ही अलग अलग कर रहे हैं बट सबका गोल एक ही है, तो सब लोगों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और मैनेजर एफिशिएंसी बढ़ती है, भाई मैनेजर भी एक ही काम बार बार कर रहा है सबको ऑब्जर्व करने का, तो मैनेजर के लिए भी वो एफिशिएंसी बढ़ेगी। और ट्रेनिंग आसानी है ट्रेनिंग देने में, क्योंकि आपको एक ही काम की ट्रेनिंग देनी है, बस उसकी टेंशन एक काम की है, बस उसको उसकी ट्रेनिंग देनी है, तो ट्रेनिंग देना आसान हो जाता है। बट फंक्शनल स्ट्रक्चर के कुछ घाटा भी है, नुकसान भी है। डिपार्टमेंट जो है वो स्पेशलाइज होता है अपने वे में, और वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखता, बस मेरा फंक्शन मुझे अच्छे से आ जाए तो कंपनी गोल अचीव हो चाहे ना हो, कोई लेना देना नहीं है। डिपार्टमेंट बड़ा होता है तो कोऑर्डिनेशन में ना दिक्कत आती है, डिले होता है डिसीजन में। डिपार्टमेंट का हेड अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचता है, इससे लड़ाई झगड़ा भी होता है। और ऑर्गेनाइजेशन गोल इज नॉट अचीव, अच्छा सुनो, if organization goal is not achieved, it is very difficult to make any department accountable। अगर क्लास if है, अगर क्लास ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हुआ तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप किसको जिम्मेदारी दोगे, उसकी कौन अकाउंटेबल होगा। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है कि हर कोई मिल के प्रोडक्ट बना रहा है, तो अगर सेल नहीं हुई तो आप सीधे सेल्स की गलती नहीं कह सकते। क्या पता मार्केटिंग वाले ने मार्केटिंग अच्छी ना की हो, क्या पता मार्केटिंग वाले को फाइनेंस ने अच्छे से पैसे ना दिया हो, तो ये किसको जिम्मेदारी दोगे आप, ये बड़ा मुश्किल है इसके अंदर। और दूसरा क्लास इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपने उसे एक ही फंक्शन की ट्रेनिंग दी है तो कल को आप कोई और काम उससे नहीं करा सकते, तो इनफ्लेक्सिबिलिटी है फंक्शनल का डिसएडवांटेज, ये हो गया। एडवांटेज ऑफ डिविजनल, डिविजनल का एडवांटेज क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, आप उस प्रोडक्ट में एक्सपर्ट बन जाते हो। एक प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट है, डिसीजन लेना आसान है, आपकी प्रोडक्ट की सेल नहीं हुई तो आपका डिपार्टमेंट अकाउंटेबल होगा, आप किसी और डिपार्टमेंट को नहीं कह सकते। फ्लेक्सिबिलिटी है, एम्प्लॉय जो है वो कोई भी काम कर सकता है डिपार्टमेंट के अंदर। एक्सपेंशन ग्रोथ, नया, अब देखो इसका मैं तुम्हें समझाता हूँ क्लास। फंक्शनल में मान लो कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है तो उसके 2 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन और सेल्स, मान लेते हैं 2 ही डिपार्टमेंट है। डिवीजन में कंपनी का 3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ठीक है।
अब प्रोडक्ट के ए का परचेज सेल सब इसके अंदर हो रहा है, इसके परचेज सेल सब इसके अंदर, इसका परचेज सेल सब इसके अंदर हो रहा है। अब इसमें अगर आप एक नया प्रोडक्ट लेके आते हो, एक नया प्रोडक्ट ऐड करोगे, तो उस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो भी होगा, उस प्रोडक्ट का सेल्स होगा, तो दोनों डिपार्टमेंट में छेड़खानी होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप नया नया प्रोडक्ट ऐड करते हो, मान लो जेड आपने ऐड कर दिया, तो इसका प्रोडक्शन सेल सब इसके अंदर होगा, एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो डिविजनल का फायदा ही यही है कि आप जितने प्रोडक्ट ऐड करते जाओगे, एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में कोई छेड़खानी नहीं होगी, और यहाँ पे आप जितने प्रोडक्ट ऐड करोगे उन सब में फंक्शंस होगा, तो उन सारे फंक्शन में एक एक चीज ऐड होती चली जाएगी, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर। तो ये फायदा है डिविजनल का कि आप एक्सपेंशन ग्रोथ आप आसानी से कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, भले ही पूरी कंपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सेल हो चाहे ना हो, गोल अचीव हो चाहे ना हो। कई बार लड़ाई भी हो जाती है डिपार्टमेंट के अंदर, जब हेडक्वार्टर से या हेड ऑफिस से रिसोर्सेज का बंटवारा होता है, तो कुछ को लगता है कि यार हमें कम पैसे दे दिए, लड़ाई झगड़ा होता है। और डिविजन स्ट्रक्चर में पैसा बहुत चाहिए भैया, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए होता है, तो आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं है इसके अंदर, सिलेबस से हटा दिया गया है, और ये सेम टॉपिक क्लास आपके डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर भी है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू। यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने इसमें क्लास एनसीईआरटी का ही कराया है, जो एनसीईआरटी में है वही करा रहा हूँ, और बहुत सिंपल है और बिल्कुल इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब देखो फॉर्मल क्या होता है, सिंपल सी बात है, औपचारिक और अनौपचारिक। फॉर्मल लेटर आप अभी भी 12th में पढ़ रहे होगे, इनफॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल होता क्या है? जहां पे काम की बात हो, जहां पे स्ट्रेस हो काम के ऊपर, जहां गोल्स की बात हो, अथॉरिटी की बात हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल। इट स्पेसिफाई क्लियरली बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देयर इज सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एक्टिविटी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। एडवांटेज क्या है? there is no ambiguity, यानी कोई confusion नहीं है in the role that each member has to play duty and specified. Duty are specified. This is also help in avoiding duplication of effort. Formal organization में सबको पता होता है किसका क्या क्या काम है, तो कोई भी डुप्लीकेशन इसके अंदर नहीं होता। यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन थ्रू स्टैब्लिशिंग चेन ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है, और ये स्टेबिलिटी क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। देखो फॉर्मली काम करोगे तभी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी क्रिएट होगी। लिमिटेशंस क्या है इसका? प्रोसीजरल डील। देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ना स्केलर चेन फॉलो होता है, ध्यान रखना क्लास, जहां पे फॉर्मल हो रहा है काम वहां पे स्केलर चेन फॉलो हो रहा है, इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन पास होगी, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रोसीजरल डिले आ जाता है। एस्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड हैज टू फॉलोड व्हिच इंक्रीज द टाइम। तो चेन ऑफ कमांड वही है, स्केलर चेन फॉलो होता है, जिसके डिसीजन मेकिंग में टाइम आता है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन एन एंटरप्राइज एज इट प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क। तो देखो ज्यादा ध्यान काम पे दिया जाता है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट क्लास प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ हाउ ऑर्गेनाइजेशन वर्क। सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान दिया जाता है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो वर्कर का होता है वो क्लास यहाँ पे क्रिएट, सोशल सेटिस्फेक्शन नहीं क्रिएट किया जाता। ये हो गया फॉर्मल, जहाँ पे काम की बात हो, अथॉरिटी की बात हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो। अच्छा, इनफॉर्मल क्या है? इंट्रैक्शन अमंग पीपल, वर्क गिव राइज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। यानी कि अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज के बीच में एक इनफॉर्मल और रिलेशन डेवलप हो जाएगा। वो नेचुरल लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है। तो फॉर्मल काम जहां पे होता है ना, वो धीरे धीरे फॉर्मल काम आगे चल के इनफॉर्मल में बन जाता है, फ्रेंड्स बन जाते हैं। कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हियर पीपल इंटरेक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रोल। ऑफिशियली जो उनका रोल है उससे हटके वो क्लास क्या करते हैं? बात करते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पास रिटन रूल नहीं होता है, जबकि फॉर्मल में सारे रूल्स रिटन होते हैं। इज फ्लूइड इन फॉर्म एंड स्कोप एंड डज नॉट हैव फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे कोई भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। फॉर्मल में स्केलर चेन फॉलो होता है, इनफॉर्मल में स्केलर चेन फॉलो नहीं होता। क्लास इट इमर्ज स्पॉन्टेनियसली एंड इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। ये अपने आप ही क्रिएट होता है, हम नहीं क्रिएट करते इसको जानबूझ के। इट हैज नो डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड फॉर्म बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप का, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से बात कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है। ओके, और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? प्रिस्क्राइब द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड। लाइन की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट स्प्रेड होता है, क्योंकि क्लास कोई भी किसी को भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। इट हेल्प टू फुलफिल द सोशल नीड। वर्कर की सोशल नीड फुलफिल होती है और ये फास्टर होता है, डिसीजन मेकिंग आसान होती है, जल्दी होती है। लिमिटेशन क्या है? इट स्प्रेड रूमर्स, इट बिकम अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स एंड गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
It pressurize members to conform to group expectation. This can be harmful to the organization if norms set. देखो क्लास, कई बार इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नुकसान पहुंचा देता है, जहां पे आप सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट पे काम कर रहे हो और हंसी मजाक चल रहा है, आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे, तो ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन हाँ, इसमें फायदा ये है कि अलाउ माइंडेड पीपल जो है यहाँ से पता कर लेते हो जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी सेटिस्फेक्शन की बात होती है, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। कंपनी में 8 घंटा वर्कर काम कर रहा है, सिर्फ काम नहीं करेगा, एक सोशल रिलेशनशिप बनता है, तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, रोज काम पे आने का जो उत्साह रहता है वो बना रहता है। लेकिन घाटा यही है कि अफवाहें बहुत फैलती हैं इसके अंदर, और कई बार ये कंपनी को नुकसान ही पहुंचाता है। जब आप काम नहीं करोगे तो नुकसान ही होगा। लाइक आपका टीचर आपके साथ हंसी मजाक भी करता है, पढ़ाता भी है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हंसी मजाक ज्यादा हो गया, पढ़ाना कम हो गया, आपके अंदर डर खत्म हो गया, आपके सर आज ही मत पढ़ाओ, सर आज ही मत पढ़ाओ, सर आज ही मत पढ़ाओ, तो इससे आपका रिजल्ट खराब हो सकता है कि नहीं। तो इट मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिसएडवांटेज है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में समझाया हुआ है। When the managers are carrying organizing process, then a result of organizing process and organizing structure is created to achieve systematic working and efficient utilization of resources. This type of structure is called formal organization structure. यहाँ ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, काम पे ध्यान दिया जाता है, स्केलर चेन फॉलो होता है, मेन पर्पस है क्लास गोल को अचीव करना, इसके अंदर फंक्शनल डिवीजन दोनों आते हैं, और ये क्लास जानबूझकर बनाता है मैनेजर। जब आप ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो अपने आप ही क्लास एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। In informal organized structure, individuals are assigned various job positions. While working those job positions, the individual interact with each other and create some social and friendly groups. उस ग्रुप को, उस नेटवर्क ऑफ सोशल और फ्रेंडली ग्रुप्स को बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये अपने आप क्रिएट होता है और ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देता है वर्कर को। ये स्केलर चेन फॉलो नहीं करता, और इसके अंदर क्लास इट इंक्लूड्स ऑल रिक्रिएशनल एक्टिविटी। ध्यान रखना, ये कीवर्ड आ चुका है पहले पेपर में, रिक्रिएशनल एक्टिविटी। तो वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी किसके अंदर आता है? ऑब्वियसली इनफॉर्मल के अंदर ही आएगा। एडवांटेज क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिक तरीके से काम होगा, स्केलर चेन फॉलो होता है, गोल्स अचीव होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, और ज्यादा ध्यान किस पे दिया जाएगा? काम का। फॉर्मल में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। डिसएडवांटेज क्या है? काम में देरी, सिर्फ काम पे ध्यान देना, सॉरी क्लास डिसएडवांटेज यही है कि स्केलर चेन फॉलो होता है तो एक्शन लेने में, काम में देरी होगी, सोशल नीड को इग्नोर किया जाता है, और करेक्ट फीडबैक भी वर्कर को नहीं मिलता। जबकि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसका फायदा क्या है? कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होगी, सोशल नीड पूरी होगी, वर्कर से फीडबैक करेक्ट मिलेगा। दोस्त अगर आपको कोई सिखा रहा है तो आप उसको फीडबैक करेक्ट दोगे, पर वो मास्टर जो मारता है उसको आप फीडबैक करेक्ट नहीं दोगे। कोऑर्डिनेशन यहाँ भी इंप्रूव होता है, यूनिटी और टुगेदरनेस ज्यादा होती है इनफॉर्मल में, दोस्ती में ग्रुप बन जाता है ना, वही। डिसएडवांटेज क्या है? स्प्रेड रूमर्स, अफवाहें फैलती हैं, सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं होता, और क्या पता कभी नेगेटिव रिजल्ट भी आ जाए, है ना। ये क्लास रिपीट हो गया, इट मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। ये 3 पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जो है, जहां से मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा, मैं 99% तक श्योर हूं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, मतलब समझ लो आएगा ही आएगा, तो आप इसको बिल्कुल लापरवाही मत करना। अभी मैं डेलीगेशन पढ़ाऊंगा, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ाऊंगा, उनके इंपोर्टेंस पढ़ाऊंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है क्वेश्चन, तो नेक्स्ट 15 मिनट शुड बी इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, डेलीगेशन का मतलब क्या है? देखो, कोई भी एक इंसान सारा काम खुद नहीं कर सकता, तो वो काम को नीचे लेवल पे बांट देता है। जब मैं अपना काम नीचे लेवल पे किसी से करवाऊंगा तो मुझे उसे कुछ ना कुछ पावर देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए खुद ही सारा काम करना, पढ़ाना, कंटेंट बनाना, यूट्यूब में जो टैग वगैरह लगाने होते हैं ना वीडियोस में, वो सब लगाना, डिस्क्रिप्शन लिखना, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो मैंने किसी से कहा है कि भाई तू मेरी यूट्यूब वीडियोस पे ना टैग्स लगा दिया कर, या फिर डिस्क्रिप्शन में चीज़ों को लिख दिया कर। तो मैंने उसको ये अथॉरिटी दे दी। लेकिन अगर मैं उसको अपने चैनल का एक्सेस नहीं दूंगा, यानी कि पावर अगर मैं नहीं दूंगा, या उसको सोचने समझने की पावर नहीं, अपने हिसाब सोच समझ के अपने हिसाब से लिख सकता है, तो वो काम कर ही नहीं पाएगा। तो जब हम नीचे किसी से काम करवाते हैं, अगर मैं एक शोरूम का मालिक हूं, मैं अपने एम्प्लॉयज को बोल रहा हूँ मुझे इस साल मुझे सेल्स 20% हायर चाहिए, तो उसको जिम्मेदारी दे दी, वो कैसे सेल कराएगा? हाथ थोड़ी जुड़ेगा ग्राहकों के कि भाई खरीद लो खरीद लो खरीद लो, और कौन सा ऐसे ग्राहक खरीद लेगा सामान? तो मैं उसको पावर दे रहा हूँ कि तू 20% तक का डिस्काउंट दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेल्स को बढ़ा।
तो वो अपने हिसाब से क्लास जिस कस्टमर को जैसा लगता है उसको वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट वो दे सकता है, उसको पावर दे दिया मैंने। तो जब काम को नीचे लेवल पे देते हैं, क्योंकि कोई इंसान अकेला सारा काम नहीं कर सकता, तो पावर को भी नीचे लेवल पे देना होता है। उसी चीज को बोलते हैं क्लास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी पावर को नीचे लेवल पे देना। डेलीगेशन इज अबाउट इंटरेस्टिंग समवन एल्स टू डू द पार्ट ऑफ योर जॉब। किसी और भरोसेमंद इंसान को आप कह रहे हो तुम अपने जॉब का जो एक हिस्सा उसको दे रहे हो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर्स डाउनवर्ड टू सबऑर्डिनेट, नीचे लेवल पे क्लास पावर को बांट देना। अ मैनेजर कांट डू ऑल द वर्क हिमसेल्फ, तो वो क्लास जानबूझकर नीचे लेवल पे काम भी देता है और पावर भी पास करता है, उसे बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पहचान में कैसे कीवर्ड्स? शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट, इमीडिएट सबऑर्डिनेट। आप किसको दोगे? जस्ट जो आपके नीचे है। ध्यान रखना, आप अगर टॉप लेवल के मैनेजर हो तो जस्ट आपके नीचे जो लोअर लेवल आप उनको ही दोगे पावर। डेलीगेशन में 2 ही लेवल होता है, सिर्फ 2 लेवल। मेन पर्पस होता है वर्कलोड कम करना मैनेजर का, और ये रूटीन एक्टिविटी, डेलीगेशन जो है रूटीन एक्टिविटी चलता रहता है। अब एनसीईआरटी की कुछ लाइन है जिनसे आप पहचान सकते हो कि हाँ इस पूरे के पूरे केस स्टडी के अंदर वो डेली 6 नंबर का आता है, 4 से 6 नंबर में केस स्टडी। डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ये समझ गए। इट इज अ प्री रिक्विजाइट टू एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या प्री रिक्विजाइट है? यानी ये जरूरी है। डेलीगेशन इज कंपल्सरी बिकॉज इट इनेबल अ मैनेजर टू यूज हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटी। तो आप रूटीन वर्क नीचे लेवल पे दे दोगे तो आप इंपॉर्टेंट मैटर पे क्या करोगे? फोकस करोगे। डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। क्लास डेलीगेशन जो है वो एक तरीके से ना कि आपने दे दिया तो आप काम खत्म हो गया, फ्री नहीं, आप अभी भी रिस्पॉन्सिबल हो। मान लो मेरे को कोई काम मिला, मैंने नीचे लेवल से करवा लिया उस काम को, है ना। मान लो कि मेरे को किसी बच्चे ने बोला, मेरे को मान लो मैंने किसी से बोला क्वेश्चन का आंसर लिख के दे दो, मैंने क्वेश्चन का आंसर लिख के आपको दे दिए, अब वो आंसर गलत है तो आप तो मुझे बोलोगे ना, आप उसको थोड़ी बोलोगे। आप भी थोड़ी, मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि यार मेरी गलती नहीं है इसमें, दूसरे की गलती है। अरे भैया मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो अकाउंटेबिलिटी मेरी है। तो एब्डिकेशन मतलब डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि मैनेजर जो है वो फ्री हो गया, बिल्कुल नहीं। अगर आपने नीचे लेवल पे पावर दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, पर जवाबदेही आप ही की होगी, जवाब आप ही को देना पड़ेगा। The manager shall still be accountable for the performance of the assigned task. Moreover, the authority granted to a subordinate can be taken back and redelegated to another person. अब देखते हो, मान लो कमिश्नर ने कोई काम दे दिया इंस्पेक्टर को, ठीक है। अब वो जो इंस्पेक्टर या असिस्टेंट कमिश्नर को कोई काम दे दिया और उसने नीचे लेवल पे दे दिया लो पुलिस वालों को काम नहीं हुआ, तो वो थोड़ी कह सकता है कि यार सर मैं क्या करूँ, काम नहीं हुआ तो मैंने तो, आपने मुझे काम दिया, मैंने नीचे वालों को दे दिया, आप उनसे बात करो क्यों नहीं काम हुआ। मैं कभी नहीं कह सकता, जवाबदेही मेरी ही है ना। जो प्राइम मिनिस्टर है उसने चीफ मिनिस्टर को काम दिया, अगर सीएम नहीं, अगर सीएम ने नीचे लेवल पे बांट दिया, काम नहीं हुआ, तो गाली सीएम खाएगा पीएम से। मेरी बात समझ रहे हो? वो सुनेगा कि काम क्यों नहीं है, वो ये नहीं कह सकता कि भाई आपने मुझे काम दिया, मैंने तो नीचे लेवल पे दे दिया। तो अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट, कैन नेवर बी डेलीगेट। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान रखना, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, बट अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। तो ये हो गया एनसीईआरटी। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन देखो, ये रीत एलिमेंट, डेलीगेशन के 3 एलिमेंट है। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल, आंसरेबल जवाबदेही, आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क, काम पूरा नहीं हो तो कौन जवाब देगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है क्लास? जिम्मेदारी, काम। तो अथॉरिटी इक्वल होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के, और अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेट। अथॉरिटी ऊपर से नीचे आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर जाएगा, अकाउंटेबिलिटी भी नीचे से ऊपर, जवाबदेही जो है आप ही की है। तो अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेट, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकता, मतलब नीचे से ऊपर क्या, अकाउंटेबिलिटी तो एब्सोल्यूट है, वो नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, वो तो जिसको जिसने काम दिया है वो उसका जवाबदेही होगा। मुझे जिसने काम दिया है ना भाई, मैं उसको जवाब दूंगा, भले ही मैं नीचे किसी को काम दे दूं। अब मैंने नीचे किसी को काम दिया, उसने नीचे किसी को काम दिया, उसने काम नहीं किया तो मैं उससे पूछूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि तूने किसको काम दिया, मेरे को सिर्फ इतना मतलब है तेरे से काम क्यों नहीं हुआ, भले ही तूने नीचे दिया नहीं दिया, नीचे वाले ने किया, मुझे लेना देना नहीं है, तेरे से काम क्यों नहीं हुआ तू ये बता। तो अकाउंटेबिलिटी उसी की होती है, समझ रहे हो बात को। अब आपके पापा ने आपको बोला भाई बिजली का बिल आके भराना, आपने अपने दोस्त को पकड़ा दिया, दोस्त ने नहीं भरा, तो अभी आप सुनोगे ना, आप ही तो मार खाओगे। आप ये बोल सकते हो लेकिन पापा सुनेंगे ही नहीं, पापा बोलेंगे भाई तू बता तूने बिजली का बिल भरा क्यों नहीं, तेरे को दिया तो ये बता, पेनल्टी लग गई थे चक्कर में, तूने किसको दिया, मुझे लेना देना नहीं है उससे। मेरी बात समझ रहे हो? तो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही आप ही की होती है। एनसीईआरटी क्या कहता है इन कंक्लूजन में? इट कैन बी स्टेटेड दैट व्हाइल अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड, अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज। अकाउंटेबिलिटी थोप दी जाती है, अगर तुमको पावर दिया है तो उम्मीद है, अज्यूम है कि भाई तुमसे काम करवाना है तभी तुमको पावर दिया गया है। तो ये लाइन ट्रू है, ट्रू फॉल्स भी कई बार आता है।
तो अथॉरिटी को नीचे लेवल पे डेलीगेट किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम किया जाता है कि हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, बट अकाउंटेबिलिटी को थोप दिया जाता है कि करना ही करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेराइव फ्रॉम अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी डेराइव फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम लाइन पेपर में आई है, बिल्कुल सेम लाइन एनसीईआरटी की, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेराइव फ्रॉम अथॉरिटी। अब ये उल्टा घुमा देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेराइव फ्रॉम, मान लो अकाउंटेबिलिटी ऐसा कुछ लिख देगा, बोलेगा बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेराइव फ्रॉम अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटीज डेराइव फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो अकाउंटेबिलिटी आता है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आता है वो अथॉरिटी से आता है। अगर पावर दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया तो अकाउंटेबिलिटी आएगा। ये स्टेटमेंट्स आप ध्यान रखना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे आता है? अकाउंटेबिलिटी से, और अकाउंटेबिलिटी किससे डिराइव होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, जब टॉप लेवल मैनेजर कंपनी में हर किसी लेवल को, सबको बराबर बराबर कुछ कुछ पावर बांट देता है, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन कुछ पावर ऐसी होती है जो वो किसी को नहीं देता, वो अपने पास रखता है कि भाई ये तो मेरी पावर है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स। टॉप लेवल मैनेजर अपने पास रखते हैं, जो इंपोर्टेंट डिसीजन है वो अपने पास रखता है वो। और डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज इवन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। बराबर बराबर नीचे लेवल पे आपने सबको बांट दिया, अलग अलग लेवल पे सबको बराबर बराबर बांट दिया पावर, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल लेवल्स, दिस इज कॉल्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर डिसेंट्रलाइजेशन। और कंपनी को ना, किसी भी कंपनी को पूरी तरीके से सेंट्रलाइज या पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। सब कुछ नीचे लेवल पे दे दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और सब कुछ अपने पास रख लिया तो ओवरबर्डन होगा, आप काम नहीं कर पाओगे। तो कंपनी को एक मिक्स पॉलिसी अपनानी चाहिए ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, अब रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। रिलेशनशिप क्या है डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का? तो सबसे पहला है, डेलीगेशन इज एक्सटेंशन ऑफ, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। पहले क्या होता है, ध्यान समझना, ए ने बी को काम दिया, ठीक, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, और बी मान लो टॉप लेवल मैनेजर है, ये वेंडर है, और बी ने सबको बराबर बराबर बांट दिया। तो यहाँ पे जो दो लोगों के बीच में काम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन, और फिर सब में बराबर बराबर आप पावर बांट रहे हो, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन जो है वो नेसेसरी है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन नेसेसरी नहीं है। क्या पता आपकी छोटी कंपनी है, तो आप दोनों में तो अथॉरिटी का शेयर होगा, लेकिन सबको नहीं बटेगा। छोटी कंपनी में ए ने बी को काम दिया, बस बहुत है, बी करके दे देगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है जब क्लास कंपनी बड़ी होती है। तो इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, पहचानोगे कैसे डेलीगेशन को? तो सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू लेवल या टू पर्संस, रिड्यूस वर्कलोड और वर्कलोड नैरो स्कोप, कंपलसरी क्लास कंपलसरी और लेस ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी कम है और कंपलसरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, डेलीगेशन हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसमें ना ऑटोनॉमी कम होती है डेलीगेशन में। क्यों? आपके मालिक ने बस आपको काम दिया, तो दो लोग हैं, तो वो आपके सर पे खड़ा रहता है, नजर रखना आसान होता है, वो आपको देखता रहता है। तो इसीलिए क्लास यहाँ पे जो ऑटोनॉमी है, आज़ादी है, वो थोड़ी सी कम है। अच्छा, डेलीगेशन की एक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, बेनिफिट्स क्या होंगे? आप खुद सोचो ना, थोड़ा सा दिमाग लो, आंखें बंद करो, सोचो कि यार अगर मैं अपना काम नीचे लेवल पे बांटते चला जाऊंगा तो मेरे को फायदा क्या क्या होगा। अगर मेरे को इतना सारा काम मिला है, मैं नीचे लेवल पे काम बांट रहा हूँ, नीचे लेवल को दे तू ये वाला काम करके दे दे, तो मुझे फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा क्या है? मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखो ये रहा, जब मैं नीचे लेवल पे किसी से काम कराऊंगा ना, तो वो मोटिवेट होगा कि हाँ यार मालिक मेरे से काम करा रहा है, मतलब मेरे को इस लायक वो समझता है, मेरे पे ट्रस्ट है, मुझ पे भरोसा है, तो वो क्लास मोटिवेट होगा। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, और एम्प्लॉय मैनेजर का काम करते करते उसके अंदर एक मैनेजरल टैलेंट जो है वो बनता चला जाएगा, और मैनेजर का वर्कलोड कम हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट मैटर पे फोकस कर पाएगा। इफेक्टिव मैनेजमेंट, टाइम बचेगा, है ना, जो मैनेजर का जो टाइम है वो बचेगा, मेन मुद्दों पे काम करने के लिए टाइम बचेगा, वो फोकस रहेगा, फ्री रहेगा कंसंट्रेट करने के लिए इंपॉर्टेंट मैटर्स पे। छोटी छोटी चीजों पे वो नीचे दे देगा। जैसे मेरा काम पढ़ाने का है, तो मेरा पूरा फोकस है पढ़ाने का, भले ही इस पीपीटी में क्लास में डिजाइनिंग किसी और से करा लूँ, टैग्स किसी और से लगवा लूँ, लेकिन अपलोड वीडियो किसी और से करा लूँ, एडिट किसी और से करा लूँ, वो चलेगा। मैं अगर मैं बोलूँगा कि एडिट कोई और कर रहा है मेरी वीडियो को, चलेगा, लेकिन मैं बोलूँगा मैं नहीं पढ़ा रहा, कोई और पढ़ा रहा है, शायद वो आपको नहीं चलेगा। तो वो मेरा मेन काम है, तो जब मैं काम नीचे लेवल पे दूंगा तो फिर क्या होगा क्लास में, मेन काम पे फोकस कर पाऊंगा। अब मैं सब कुछ करना चाहूंगा तो फिर फ्रस्ट्रेशन और फेड अप हो जाऊंगा मैं। फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, देखो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो रहा है और एम्प्लॉयर का भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो एम्प्लॉय दोनों का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा, और कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहेगा, जिनसे हम काम करवाते हैं उनके साथ हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन भी बन जाता है। ओके, नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन, मैंने बता दिया क्लास, डिसेंट्रलाइजेशन इज डिफाइंड एज even
and systematic distribution of authority at every level of management. Here every working employee को कुछ ना कुछ शेयर मिलता है पावर का, सब में पावर को बांट, टॉप लेवल मैनेजमेंट ना मिडिल लोअर सबको पावर बांट देता है। यहाँ पे दो इन्वॉल्वमेंट नहीं लेवल का, यहाँ सारे लेवल का इन्वॉल्वमेंट है, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। एनसीईआरटी क्या कहता है, ये क्यों मैं एनसीईआरटी लाइन लिखवा रहा हूँ पता है, क्योंकि आपको पहचानने को आएगा। आप देखना केस स्टडी में, केस स्टडी की सीरीज भी लेके आऊंगा, तभी कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, और वीडियो को लाइक करके रखो, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा पहले तुमको मिलेगा। तो एनसीईआरटी कहता है कि वो क्वेश्चन की स्टडी बोलेगा पहचानो ये कौन सा है और उसके इंपॉर्टेंस लिखो, कौन सा क्लास मतलब कि कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व, ये कॉन्सेप्ट पूछेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट, डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन, कौन सा कॉन्सेप्ट है वो पूछेगा ऑर्गेनाइजिंग में। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक्सप्लेन द मैनर इन विच decision making responsibility are divided among hierarchical levels. Put simply, decentralization refers to delegation of authority throughout the level in the organization. तो decentralization क्या करता है क्लास, delegation of authority throughout all the level of organization. सबको सारे के सारे लेवल्स में पावर का बंटवारा होता है। इन अदर वर्ड, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज पुश डाउन टू चेन ऑफ कमांड व्हेन डिसीजन टेकन बाय द लोअर लेवल आर न्यूमरस एज वेल एज इंपोर्टेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रिगार्डेड एज ग्रेटली डिसेंट्रलाइज्ड। जब नीचे लेवल पे आप पावर को बांट रहे हो और वो अच्छे से डिसीजन भी ले रहे हैं, आपका काम भी कर रहे हैं, तो ग्रेटली आपने डिसेंट्रलाइज किया, अच्छे से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। कीवर्ड क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का, ऑल लेवल इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे आजादी ज्यादा है, पता है क्यों, बहुत सारे लोगों को पावर बांटे, सब पे नजर रखना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ नजर रखना आसान है, मैं 50 बच्चे पढ़ा रहा हूँ नजर रखना मुश्किल होगा। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन बटेगा। और मेन पर्पज है एम्प्लॉय को इन्वॉल्वमेंट करना काम में और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना। वहां पे वर्कलोड कम करना था डेलीगेशन में, ये फ्रीडम देता है, ऑपरेशन काम करने की आजादी देता है। और डेलीगेशन करता कौन है, टॉप लेवल मैनेजर। तो ये मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन तो लिखा ही हुआ है कि हर लेवल पे ना आजादी ज्यादा होती है इसके अंदर। इंपोर्टेंस यानी कि बेनिफिट्स क्या क्या है, तो सबसे पहला बेनिफिट है डेवलप इनिशिएट अमंग सबऑर्डिनेट, पासिंग ऑफ अथॉरिटी एट मिडिल एंड लोअर लेवल। तो जब आप पावर को नीचे लेवल पे देते हो ना, तो उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है लोअर और मिडिल लेवल का, वो भी बढ़ जाता है। इसमें लिखा हुआ है शो द ट्रस्ट एंड फेथ टू टॉप लेवल इन देयर सबऑर्डिनेट एंड दिस ट्रस्ट एंड फेथ मोटिवेट द एम्प्लॉइज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्लास ट्रस्ट जो है वो बनाता है और उनको इस लायक बनाता है कि वो डिसीजन ले सकें विदाउट द अप्रूवल ऑफ सुपीरियर। डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर, जब क्लास आप मैनेजर का काम नीचे लेवल बांटोगे तो यहाँ भी बिल्कुल देखो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस ना सेम है, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं। पेपर में लिख के आओगे दोनों में पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, बिकॉज दोनों में यही है। वहां पे भी यही था, वर्कलोड कम करता है, मैनेजर टैलेंट बनाता है। यहाँ वहां पे एम्प्लॉय का डेवलपमेंट था, यहाँ पे मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर है। तो फ्यूचर के मैनेजर तभी बनेंगे ना जब मैनेजर काम करवाओगे इनसे। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जी नीचे लेवल पे ये थोड़ा सा मतलब कि हटके पॉइंट है। डेलीगेशन में डिसीजन मेकिंग जैसा नहीं होता, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ना नीचे लेवल पे ना हम चाहते हैं कि आप लोग भी डिसीजन लो, सबको ही हर कोई डिसीजन लो, तो डिसीजन मेकिंग ना क्विक हो जाती है, बिकॉज बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं डिसीजन लेने के लिए। टॉप लेवल को रिलीफ मिलता है ताकि टॉप लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कर सके। ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांट मोर ऑटोनॉमी टू लोअर लेवल, दिस हेल्प्स सबऑर्डिनेट टू डू वर्क इन मैनर बेस्ट टू देयर डिपार्टमेंट। आपके लिए जो अच्छा है वो काम करो, ईच डिपार्टमेंट इज डूइंग देयर बेस्ट इन प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, और इससे क्या होता है रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी ग्रोथ होगा और कंट्रोल अच्छा रहेगा। इन डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉइज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल take their own decision and they are personally accountable for their decisions. They cannot pass balance to their superior, blame to their superior. With decentralization better control can be exercised through scorecard. तो सबका scorecard रहता है और क्लास कंट्रोल जो है वो अच्छे से बना पाते हैं। डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो सबसे पहला डेलीगेशन के अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व है, 2 parties आर इन्वॉल्व, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में ऑल एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व, कंपनी के सारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज इन्वॉल्व है। रूटीन जॉब है, डेलीगेशन जो है वो बार बार होने वाला जॉब है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो वन टाइम डिसीजन है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन, डेलीगेशन में आपका बॉस आपके सर पे खड़ा है तो फ्रीडम ऑफ एक्शन कम है, यहाँ पे क्लास फ्रीडम ऑफ एक्शन जो है वो ज्यादा है। नैरो स्कोप है, डेलीगेशन छोटा है, 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, डिसेंट्रलाइजेशन वाइडर है, कई सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो टॉप लेवल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर्पस क्या है, वर्कलोड कम करना, डेलीगेशन का मेन पर्पस क्या है, वर्कलोड कम करना, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मेन पर्पस क्या है, जो एम्प्लॉयज है ना उनको ज्यादा ऑटोनॉमी देना और उनके रोल को बढ़ाना, उनके डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाना। अथॉरिटीज
जो है आपको आपका बॉस दे रहा है, इमीडिएट सुपीरियर अथॉरिटी दे रहा है आपको, जो बॉस है, लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजर सबको देता है। तो आई होप आप जितना डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को जाने हो, उसके बेसिस पे अगर आपको पहचानने के लिए आप आएगा तो पहचान भी लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वो लिख लोगे, डिफरेंस आएगा वो लिख लोगे, इंपोर्टेंस आएगा वो भी लिख लोगे, राइट। तो ये हो गया डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन, जिस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। दैट्स इट फॉर टुडे, और ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया। बड़ा चैप्टर था, लेकिन मैंने कोशिश करी कि हर चीज अच्छे से रिवाइज करा दूं। अब आप बिफोर एग्जाम जाओगे ना, एक बार ये वीडियो जरूर देख के जाना, चाहे 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाओ, चाहे सीयूईटी, कुछ भी इसमें से बाहर नहीं फंसेगा। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आगे करा दूंगा अगली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में, तो आपका क्वेश्चन भी हो गया और चैप्टर भी अच्छे से लर्न हो गया। तो प्लीज़ बहुत मेहनत से क्लास, ये पूरा का पूरा वीडियो बनता है, रिकॉर्ड होता है, कंटेंट आता है, तो अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करके जाना, और ये इंश्योर कर लें अगली क्लास में आओ तो पुराना याद करके आओ, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय।